हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आगामी सीटेट 2023 की एग्ज़ाम के लिए बाल विकास का बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट। साथियों, यह प्रैक्टिस सेट आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप पूरा लगाइए और ये अवलोकन कीजिए कि इस 30 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। साथियों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। साथियों, इस ग्राफ को देखिए। इसमें 4 ग्राफ दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। इन चारों ग्राफ को देख करके आप हमें बताइए कि इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही हो सकता है। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करेगा। ये 4 ग्राफ आपको दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। इन चारों में आपका साथियों पहला विकल्प बिल्कुल सही होगा, विकास और आयु। क्यों कि जीन पियाजे की विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है उसी अनुपात में बालक का विकास भी होता है। तो आपका इसमें पहला विकल्प सही बनेगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है। उन्होंने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया गया है। साथियों, इसका आपका पहला विकल्प सही होगा। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। क्योंकि अध्यापक या अध्यापिका ने यह अनुमान लगाया कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है। यदि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है तो वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। साथियों, श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है। इसका आपका तीसरा विकल्प सही बनेगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यमान रहती है जिनमें निहित है। इसका आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा। अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। इसका आपका साथियों चौथा विकल्प सही बनेगा। शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। क्यों कि पियाजे ने अपने सिद्धांत में कहीं भी शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता पर बल नहीं दिया है। पियाजे के सिद्धांत में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि संज्ञानात्मक विकास मुख्यतः व्यक्ति की जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। साथियों, इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा। सभी संस्कृतियों से समृद्ध चरणों में सार्वभौम श्रृंखला का अगला प्रश्न है, यहाँ पर साथियों इसमें आपको पहले ही खाली जगह दे दी गई है। कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से समृद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। तो इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा। सामाजिक रचनात्मक। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। इसमें आपका साथियों चौथा विकल्प सही होगा। ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से क्या अभिप्राय है? श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही होगा, सामाजिक अंतः क्रिया। क्यों कि पियाजे भाषा विकास में सामाजिक अंतः क्रिया को महत्व देते हैं, जबकि वाइगोत्स्की भाषा विकास में सामाजिक अंतः क्रिया को विशेष महत्व देते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए हैं। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू बराबर 100 और सिग्मा बराबर 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिससे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। इसका आपका पहला विकल्प सही बनेगा, 98%। जी हाँ। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? इसका आपका पहला विकल्प सही होगा, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण। क्यों कि गार्डनर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 तरह की बुद्धि होती है। ये सभी 7 प्रकार की बुद्धि यद्यपि परस्पर अंतःक्रिया करती हैं, फिर भी वे मुख्यतः स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। इसलिए मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? साथियों, इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षा को अपनाना चाहिए। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको 4 कथन दिए गए हैं। अगर इन चारों कथनों को पढ़ें तो हमारा केवल पहला ही विकल्प सही होता है। रचनात्मक आंकलन कभी कभी संकलनात्मक भी हो सकता है। क्यों कि रचनात्मक आंकलन विद्यार्थियों की अधिगम की सीमा को निर्धारित व उनमें सुधार के लिए आवश्यक है, किंतु कभी कभी यह रचनात्मक के साथ साथ संकलनात्मक भी हो सकता है, जिससे आंकलन का मूल उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। अतः रचनात्मक आंकलन कभी कभी संकलनात्मक हो सकता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है, वह है। इसका चारों विकल्पों को अगर आप पढ़ेंगे तो इसका दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। रचनात्मक आंकलन कर रहा है या कर रही है। क्यों कि रचनात्मक आंकलन के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1 बिंदु है किन किन कौशलों एवं दक्षताओं का आंकलन करना है। नंबर 2 है आंकलन बिंदुओं के लिए कक्षा में कौन कौन से उपकरण काम आ सकते हैं। और नंबर 3 बिंदु है बच्चों के किन किन पक्षों का अभिलेख जारी रखा जा सकता है। अतः एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय में अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? इन चारों विकल्पों को अगर हम पढ़ें तो इसमें आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किस में विश्वास व्यक्त करना चाहिए? साथियों, इसका आपका पहला विकल्प सही बनेगा। यहाँ पे छात्रों की सफलता हेतु व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। श्रृंखला का अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है? जी हाँ, इसका आपका दूसरा विकल्प सही है, प्रोलॉन्ग्ड स्पीच यानी कि प्रवर्धित वाक्य। साथियों, प्रवर्धित वाक्य यानी कि देर तक बोलना या लंबे समय तक भाषण देते रहना, इन दोनों पद्धतियों का प्रयोग करके हकलाने की समस्या से निपटा जा सकता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सीखने में आसक्त बच्चों के संदर्भ में तत्काल समृद्धता प्रदान करना, सहयोग पर बल देना तथा गैर अधिगमनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल, सूचनात्मक, बुद्धिपूर्वक, गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन का उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंधित है? इसका आपका पहला विकल्प सही बनेगा, संग्रहित अधिगम। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा वह है जहां, इसमें 4 विकल्प दिए तो इसमें आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही बनेगा। एक समावेशी कक्षा वह होती है जहां पर अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए एक वैविध्यपूर्ण एवं सार्थक अधिगमात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करता है। तो आपका इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही है, विभिन्न विषयों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं? साथियों, इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा। जो बच्चे अनिवार्य पाठचर्चा को स्वीकार नहीं कर पाते उनके लिए विकल्पात्मक पाठचर्चा का न होना। श्रृंखला का अगला प्रश्न, अधिगम अक्षमताएं होती हैं, इसमें से आपका तीसरा विकल्प सही बनेगा, सामान्य या उससे अधिक बुद्धिलब्धता वाले बच्चों में भी पाई जाती हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल हैं जहां, तो इसका आपका पहला विकल्प भी सही होगा, जहां पर परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्चा है, क्योंकि समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल होती है जहां पर परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्चा होती है, क्योंकि विद्यालयों में पाठ्यचर्चा का निरंतर समयानुसार परिवर्तन होता रहता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता एवं शैक्षिक संवाद है, इसका साथियों आपका पहला विकल्प ही सही होगा, अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहते हैं या चाहती है उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुचित मार्ग है? साथियों, तो इसका आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मकता में हस्तक्षेप करती हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही होगा, भावनाओं की आलोचना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, आंकलन की प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही बनेगा, अनुकूलन का स्तर। जी हाँ, अनुकूलन का स्तर। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने
विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है? साथियों, इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा, मानवीय। क्यों कि मध्याह्न भोजन के माध्यम से सरकार बच्चों को विद्यालय में रोके रखने तथा शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। यहाँ मानवीय अपरिणात्मक सिद्धांत कार्य कर रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार भोजन, पानी आदि मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? साथियों, इसका आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा, पारिस्थितिकी। जी हाँ। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? इसमें आपके 4 विकल्पों में से साथियों दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा कि बच्चों को उस जगह बैठाना जहाँ सबसे कम ध्यान भंग हो सके। क्यों कि कोई विद्यार्थी अगर कक्षा में ध्यान नहीं देता है तो उसे ऐसे स्थान पर बैठे देना चाहिए जहाँ वह कम से कम ध्यान भंग कर सके। साथियों, यह 30 प्रश्न आपकी आज की श्रृंखला में थे। आप कमेंट में हमें बताइए कि इस 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही गए। साथियों, अब आपको पर डे CTET से संबंधित कोई ना कोई श्रृंखला अवश्य मिलेगी। इसी तरह की महत्वपूर्ण श्रृंखला को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।